एपिसोड 744 स्पिरिट वर्ल्ड यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। एक स्वर्ण तारा 1 लाख धरती मनियों के बराबर था, यानी उनमें से 50 स्वर्ण तारा की कीमत 50 लाख धरती मनियों के बराबर थी। कम से कम इतना तो तय था कि इससे रूहानी योद्धाओं की ताकत कई गुना बढ़ सकती थी। मेज पर रखे स्वर्ण ताराओं को देखते ही आर्यन ने बिना सोचे समझे उन्हें उठा लिया और बोला, जब मिल रहा है मुफ्त में तो लेने में क्या हर्ज है। और वैसे भी अभी उसे पैसों की सच में जरूरत थी। पूर्वज रुद्रदेव इतने खुश हुए जैसे कोई त्योहार आ गया हो। लार निगलते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, आज का सूरज कौन सी दिशा से उगा है। और उन्होंने ठूस ठूस कर अपना मुंह भर लिया। आर्यन ने चिढ़कर कहा, पूर्वज बस बैठे बैठे मत खाओ, जल्दी से रूहानी सेना की ताकत बढ़ाने में लग जाए। रुद्रदेव एक एक करके स्वर्ण तारा मुंह में डालते जा रहे थे और आर्यन को मन ही मन तकलीफ हो रही थी। रुद्रदेव बोले, बेटा पेट भरेगा तभी तो दूसरों को कुछ देने लायक बनूंगा, बिना संसाधनों के मैं क्या करूंगा। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मालिक तो तुम ही हो। उसी वक्त एसफीरा ने आर्यन की ओर देखा और पूछा, अब हम चल सकते हैं। आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास और स्वर्ण तारा है। एसफीरा ने हैरानी से आर्यन को देखा और कहा, तुम इतने स्वर्ण ताराओं का क्या करोगे। तुम तो खूनी दिल मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारी शक्ति तो हत्या से बढ़ती है, फिर तुम्हें इनकी क्या जरूरत है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर किसी को धन की जरूरत है और मेरे पास तो अब एक छोटी बहन भी है, देखो ये कितनी मासूम है बेचारी। रीवा ने तुरंत कहा, भाई स्वर्ण तारा बहुत कीमती होते हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आर्यन ने मेज पर रखी पिल्स की पोटली उठाकर रीवा की ओर फेंकी और बोला, ये पिल्स सब उच्च स्तरीय है, इन्हें रख लो, हमारे हजारों बहन भाई तो बस इन्हीं पिल्स पर चलते हैं। एस्फीरा शून्य भूमि से थी, वहां के लॉर्ड की बेटी। पहले आर्यन को इसकी खास जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उसने खासतौर पर इसके बारे में पता किया था। दारकाश पूरी शून्य भूमि का शासक था। इतना ताकतवर आदमी बेशक अमीरी में भी सबसे ऊपर होगा। एसफीरा ने जवाब दिया, कुछ पिल्स और हैं, पर स्वर्ण तारा अब नहीं बचे। 50 स्वर्ण तारा, बस इतने ही थे उसके पास। उसी समय पूरा सराय हिल उठा। सड़क के मुहाने पर 2 कतारों में सिपाही चलकर आ रहे थे। उनके भीतर की क्रूरता और झलकते गुस्से ने माहौल को गंभीर कर दिया। रीवा ने धीरे से कहा, भाई हमें अब चलना चाहिए। आर्यन ने एसफीरा की ओर देखा और कहा, जब यहाँ इतनी चीजें हैं तो चलो निकलते हैं। एसफीरा का यूं अचानक आना आर्यन को थोड़ा अजीब लगा और वो समझ चुका था कि एसफीरा असुर सागर जाने को उससे भी ज्यादा बेताब है। पर क्यों, ये आर्यन नहीं जानता था, लेकिन जानना जरूर चाहता था। तीनों लोग सराय से बाहर निकल आए। सिपाही तेजी से उनकी ओर बढ़े और उनके साथ वही भद्दा आदमी था जो इस कस्बे के शासक का भतीजा था। उसने सामने इशारा करते हुए चिल्लाया, यही है वो लोग। आर्यन ने पीछे मुड़कर सिपाहियों की ओर देखा और बड़बड़ाया, क्या खूब EXP का मौका है। लेकिन वो रुका नहीं। वैसे यह मौका अच्छा था, पर सामने वाले लोग जिंदा इंसान थे। आर्यन कोई पागल हत्यारा नहीं था जो सिर्फ स्तर बढ़ाने के लिए किसी को भी मार डाले। वो बस उन्हें ही मारता था जो मरने के लायक होते। इसके तुरंत बाद तीनों वहां से बिजली की गति से गायब हो गए। एसफीरा ने जल्दी से एक कश्ती ढूंढी और तीनों ने उसमें सवार होकर अनंत समुद्र की यात्रा शुरू कर दी। पश्चिमी अंधकार लोक वेटालगढ़ काले पहाड़ों और धुएं जैसे बादलों से ढके आसमान के नीचे बसा था एक डरावना शहर वेटालगढ़, जो पश्चिमी अंधकार लोक की राजधानी था। इस शहर के बीचों बीच था एक विशाल किला जो काले पत्थरों से बना हुआ था और बहुत भयानक दिखता था। महामहिम, एक राक्षसी सिपाही तेजी से दौड़ता हुआ किले के अंदर आया। किले के अंदर एक बड़ा सा सिंहासन कक्ष था जहां चारों तरफ काली आग जल रही थी। उसी में बैठा था वेटालगढ़ का राजा व्रणाक। महामहिम, सप्तचक्र महाविद्यालय के लोग यहां पहुंच गए हैं। सिपाही घुटनों पर गिरते हुए बोला। व्रणाक की आंखें स्थिर रहीं, लेकिन कक्ष का तापमान अचानक गिर गया, जैसे पूरा वातावरण उसकी सांसों के इशारे पर जमा देने वाला हो। क्या कहा तुमने। व्रणाक की ठंडी और तीखी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। अनंत पर्वत, वहां हमारे सारे ठिकाने नष्ट हो चुके हैं। वहां तैनात हमारे 1000 में से 600 योद्धा मारे जा चुके हैं, सिपाही कांपते हुए बोला। व्रणाक की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, कितने लोगों ने हमला किया था। क्या वो कोई बड़े मास्टर थे। नहीं, वो सिर्फ दो शिष्य थे। ये सुनते ही जैसे पूरे कक्ष की हवा रुक गई। व्रणाक पल भर में अपनी जगह से गायब हो गया और उस सिपाही को जोर का थप्पड़ मार दिया। सिपाही दूर जाकर गिरा। सिर्फ 2 शिष्य। व्रणाक गुस्से से गरजा, 600 राक्षसी योद्धा मारे गए और तुम शर्मिंदा होने की जगह यहाँ रोने आए हो। सिपाही खून थूकते हुए धीरे से घुटनों पर उठकर बोला, माफ कीजिए महामहिम, वो दोनों कुछ और ही थे। एक के अंदर अग्निपंख नाम के दिव्य पक्षी का खून था और दूसरा, वो तो जैसे कोई भूत था। हमारे लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और मरते चले गए जैसे कोई उनकी आत्मा खींच रहा हो। कचरा हो तुम लोग, हारने के बाद बस बहाने ढूंढते। व्रणाक अभी आगे कुछ बोलता कि तभी उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने बस इतना कहा, अब दफा हो जाओ यहां से। इसके फौरन बाद वो हवा में कहीं गायब हो गया।
अब व्रणाक एक गुप्त कमरे के बाहर प्रकट हुआ, जहां से काली लपटें निकल रही थीं। वो सिर झुकाकर बोला, पूर्वज, क्या आदेश है? अंदर चंद्रनेत्र की आंखें खुली और उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, वो आ गया है। व्रणाक थोड़ा चौंका, कौन आया है? चंद्रनेत्र के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, आर्यन, सिंह परिवार का लड़का। इस वक्त वो अनंत समुद्र के भीतर है और वो ड्रैगन शरीर के मकबरे को ढूंढ रहा है। व्रणाक बोला, पूर्वज आप बताइए, मुझे क्या करना है? चंद्रनेत्र ने आदेश दिया, उसे पकड़कर लाओ, मैं उस लड़के को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। व्रणाक तुरंत घुटनों पर गिर गया, ठीक है पूर्वज, अभी जाता हूँ। चंद्रनेत्र ने सिर हिलाया, मैं समुद्री दैत्यों को जगह दूंगा, वो तुम्हारी मदद करेंगे। व्रणाक की आंखों में चमक आ गई, आपका बहुत धन्यवाद पूर्वज। 60 लाख साल पहले ड्रैगन वंश पूरी दुनिया के शासक थे, पर अब वो गुमनामी में थे और उनके पीछे छूटे स्पिरिचुअल खजाने, विदेशी कौशल और गुप्त शास्त्र, अमरता से भी परे की ताकतें समेटे हुए थे। जो कोई भी ड्रैगन क्षेत्र को खोजता, वो काल पर विजय पा सकता था, और इसलिए शून्य भूमि, पश्चिमी अंधकार लोक और अमर महल, तीनों महाशक्तियां अब आर्यन के पीछे थी और उसके हर कदम पर नजरें बनाई हुई थी। 15 दिन बाद अनंत समुद्र में हम और आगे नहीं जा सकते। नाविक ने कांपती हुई उंगली से सामने की ओर इशारा किया। उसके आगे पाताल का द्वार है, जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। दूर क्षितिज के पार समुद्र के बीचों बीच पानी अपनी ही गति के खिलाफ चक्कर काट रहा था, जैसे किसी दैत्य ने पूरे महासागर को पकड़कर घुमा दिया हो। काले पानी का एक भंवर, आसमान तक उठती भाप और कड़कती बिजली के साथ वहां का दृश्य वास्तव में बेहद भयानक लग रहा था। आर्यन ने नक्शे को देखा और धीमे स्वर में कहा, उसके पार ही असुर समुद्र है। एसफीरा आगे बढ़ी, तो फिर हमें पार करना ही होगा। नाविक ने डर से सिर हिला दिया, तुम चाहे मुझे कितनी भी दौलत क्यों ना दो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां से कोई नहीं लौटता। ये उस पाताल द्वार की सरहद है जहां मृत्यु खुद पहरेदार है। वो बुरी तरह डरा हुआ था। आर्यन ने उस गहरे काले भंवर को देखा, होठों पर एक कोना हल्के से उठा। मैं पहले भी पाताल से लौटा हूं, ये तो सिर्फ एक द्वार ही है। उसने एसफीरा की ओर देखा और कहा, तैयार हो जाओ, मैं अब एक समुद्री बीस्ट का रूप लेने जा रहा हूं। बिना किसी और शब्द के आर्यन ने एक लंबी सांस ली और समंदर में छलांग लगा दी। समुद्राशुर, उसके शब्दों के साथ ही उसके शरीर में एक विस्फोट जैसी प्रक्रिया शुरू हुई। उसकी मांसपेशियां फटने लगीं, हड्डियां खिंचने लगीं और त्वचा पर काले नीले निशान फैल गए। चंद पलों में वो एक विशाल बीस्ट में बदल चुका था। फिर उसकी आवाज एसफीरा और रीवा के दिमाग में गूंजी, जल्दी से कूदो और मुझे कसकर पकड़ लो। दोनों लड़कियां पानी की सतह के नीचे आर्यन के बदले हुए रूप को देखकर स्तब्ध थी। इसके बाद बिना हिचकिचाए एसफीरा तुरंत कूद पड़ी। रीवा भी पीछे नहीं रहना चाहती थी और वो भी कूद गई। नाविक ने जब उस विशाल जलबीस्ट को देखा, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और डर से लगभग उसकी पतलून गीली हो गई। वो बड़बड़ाया, हे भगवान, ये क्या बला है? क्या ये लड़का कोई राक्षस है? एसफीरा और रीवा दोनों ने कसकर समुद्राशुर को पकड़ लिया। दोनों के पास जल चल मोती थे, तो उन्हें पानी के दबाव या सांस लेने की चिंता नहीं थी। आर्यन की नजरें पाताल द्वार पर टिकी। पाताल द्वार है ना? चलो देखते हैं कि तू मुझे रोक पाता है या नहीं। आर्यन की रफ्तार अब बिजली सी थी। वो सीधे पाताल द्वार की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो उस घूमते काले भंवर के करीब पहुंचे, समुद्र की गर्जना बढ़ती गई। एक ऐसी आवाज जो किसी की आत्मा को तक चीर दे। भंवर अब सिर्फ एक घूमता हुआ जलवृत नहीं था, वो एक विकराल मोह था जो हर दिशा से चीजों को अपनी ओर खींच रहा था। आर्यन का विशाल शरीर थर्रा उठा। समुद्राशुर के रूप में भी वो उस खिंचाव शक्ति को पूरी तरह झेल नहीं पा रहा था। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई और अपने दिल में गर्जना की, 5वें स्तर की सोलस्टम तकनीक। आर्यन के शरीर में शक्तियों की बाढ़ सी आ गई। उसकी ताकत उबल रही थी, जिससे वो मुश्किल से अपने शरीर को काबू कर पा रहा था। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति से एसफीरा और रीवा को चेताया, कसकर पकड़ लो। फिर वो एक झटके के साथ बिजली की दोगुनी रफ्तार से पानी को चीरता हुआ चला गया। हालांकि वो जैसे ही भंवर के बीच में पहुंचा, वहां की खिंचाव शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। नीचे वास्तव में एक घूमता हुआ विशाल पाताल का मुंह था, जो सब कुछ निगल रहा था। यह वाकई पाताल द्वार जैसा था। आर्यन ने पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश की और गुस्से में चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं एक पानी के भंवर से हार नहीं सकता। पाताल द्वार की खिंचाव शक्ति के सामने समुद्राशुर तो क्या, कोई युद्धपोत भी नहीं टिक सकता था। फिर भी आर्यन भंवर को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी सामने समुद्र के सियाह पानी में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी। कुछ ही पल में वह रोशनी और तेज हो गई और आखिरकार वो सूरज की तरह चमकने लगी। एसफीरा जोर से चिल्लाए, वहां एक समुद्री डीमन बीस्ट है। सिवाय बीस्ट की आकृति के वो सुनहरी रोशनी को नहीं देख पा रही थी, लेकिन आर्यन को सब साफ दिख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गई, पर अंदर वो उत्साहित भी था। एक किंग समुद्री बीस्ट। किंग का नाम सुनते ही आर्यन की आंखें चमकने लगती और मुंह से लार टपकती थी। लेकिन इस समय वो उस किंग बीस्ट को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि वो इस हालत में नहीं था कि उससे लड़ सके।
थोड़ी सी चूक और वो नीचे उस पाताल द्वार द्वारा खींच लिए जाते। किंग समुद्री बीस्ट बिजली की रफ्तार से उनकी ओर आ रहा था। अब उसकी आकृति भी साफ देखी जा सकती थी। उसका शरीर लगभग 20 मीटर लंबा था, जो तेज धारदार शल्कों से ढका हुआ था। उसकी पूंछ लंबी और मंथ थी, जैसे कोई जीवित जलसर्प हो। उसकी लंबाई ही 5 हाथ से अधिक थी और उस पर तीखे कांटों की कतार थी, जो किसी युद्ध शस्त्र से कम नहीं लगती। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई जब उसने बीस्ट के माथे पर सुनहरी रोशनी नहीं, बल्कि सफेद रोशनी देखी। ये तो एक एम्परर बीस्ट है। पूर्वज रुद्रदेव ने धीरे से कहा, ये नीरमक नामक एक दुर्लभ समुद्री बीस्ट है। आर्यन बोला, पूर्वज मुझे परवाह नहीं कि ये किस नस्ल का है, कोई तरकीब बताओ। आर्यन खिंचाव शक्ति के सामने बमुश्किल टिक पा रहा था। अगर वो अपनी पूरी ताकत से विरोध ना करता तो वो तुरंत उस विशाल द्वार द्वारा निगल लिया जाता। ऐसे में एम्परर बीस्ट के हमले से बचना नामुमकिन था। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका विशाल समुद्राशु रूप भी अब खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। हकीकत ये थी, वो चींटी था और सामने खड़ा था एक समुद्र का सम्राट। एस्फिरा ने उस विशाल बीस्ट को देखा और बोली, आर्यन अब क्या करें? आर्यन ने कहा, यह नीरमक नामक एक दुर्लभ बीस्ट है और आमतौर पर इनकी आंखें अच्छी नहीं होती। अभी हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि ये हमें ना देख पाए। ये मुझे ना देखे, ना देखे, ना देखे। बड़बड़ाते हुए आर्यन ने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। रीवा भी बड़बड़ाने लगी, बड़े भाई को ना देखे, बड़े भाई को ना देखे। हालांकि आर्यन के मन में अभी भी कहीं ये बात खटक रही थी कि वो एम्परर बीस्ट को जिंदा छोड़ रहा है, लेकिन इस हालत में उसे मारना तो दूर, अगर वो उससे ना मरे तो भी बहुत था। आर्यन मन में जोर से चिल्लाया। एक एम्परर के द्वारा ऐसे घूरा जाना उसे बेचैन कर रहा था और वो बस उसे घूर रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जान हथेली में रखकर आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वो भंवर से दूर होता गया, वो अपने दिल में बड़बड़ाया, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। रीवा अभी भी बुदबुदा रही थी, बड़े भाई को ना देखे, ना देखे, ना देखे। एसफीरा ने भी मुठियां भींचते हुए कहा, बस थोड़ा और आर्यन, तुम कर सकते हो। अगर वो उस भंवर को पार कर लेता तो वो सुरक्षित हो जाते। खिंचाव शक्ति अब कम होने लगी थी और आर्यन की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो अपने दिल में खुशी में झूम उठा। हा हा हा, मैंने सही अंदाजा लगाया। निरमक बीस्ट अंधे होते हैं, हा हा हा। लेकिन किस्मत को उसकी ये हंसी रास नहीं आई। पानी अचानक से कांप उठा। एम्परर बीस्ट की पूंछ ने भंवर को झकझोर दिया। विशाल बुलबुले उठे और उसकी पूंछ से एक तीर जैसी नुकीली हड्डी बिजली की तरह आर्यन की ओर लपकी, जल को चीरती हुई, मौत जैसी सटीक। खतरा! पूर्वज रुद्रदेव ने चिल्लाया। एस्फिरा ने तुरंत रीवा को कसकर पकड़ा और आर्यन से बोली, जल्दी, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। टू सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।